आज सुबह से मौसम कुछ खराब सा था और बार बार बारिश बरस रही थी। मैं यूं तो अपनी पिज्ज़ा शॉप पर आ चुका था, लेकिन अभी तक ऐसे ही बैठा हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं मिला था। इसलिए मैं भी पिज्ज़ा शॉप के अंदर बैठा हुआ मौसम से मज़े लूट रहा था। मेरे साथ 2 राइडर और भी बैठे हुए थे। हम वहाँ पर बैठे हुए टिकटॉक पर वीडियो बना रहे थे कि उसी वक्त एक ऑर्डर आ गया। मैं जो इस वक्त बारिश के मज़े ले रहा था एकदम उदास सा हो गया क्योंकि मैनेजर ने मुझे बुलाकर वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहा था। इस बारिश में मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाऊं, लेकिन मजबूरी थी। इसी वजह से मैंने हेलमेट लगाया और पिज़्ज़ा लेकर बैग में रखकर आहिस्ता से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा जहां पर पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। वो जगह मेरी शॉप से कुछ दूर ही थी, इसलिए मैं ज़बरदस्ती बारिश में जब वहां तक पहुंचा तो पूरी तरह से भीग चुका था। मैंने जैसे ही बेल दी तो 2 बेल देने के बाद आकर एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैं जो बारिश से बचने के लिए गेट के बिल्कुल साथ लगा हुआ था एकदम जरा बौखला सा गया। वो थी इतनी खूबसूरत और हसीन कि मेरी नज़रें पल के झपकना ही भूल गई और मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया था। जैसे ही उसने पिज़्ज़ा मांगा तो मैं शर्मिंदा सा हो गया और मैंने जल्दी से पिज़्ज़ा बैग से निकाला और बिल भी उसे पकड़ा दिया। न जाने क्यों मैं उसके सामने इतना बौखला रहा था और नर्वस हो रहा था। इस बरसती हुई बारिश में भी मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसे बार बार देखने को दिल चाह रहा था, इसलिए मेरी नज़रें उसके चेहरे पर फिसल रही थी। जैसे ही वो मेरी तरफ देखती तो मैं अपनी निगाहों को घुमा लेता, लेकिन ज़्यादा देर इधर उधर ना देख पाता। मेरी नज़रों को जैसे उसका चेहरा देखने की इच्छा हो रही थी, वो बिल पकड़कर अंदर चली गई और गेट खुला छोड़ गई। एक पल को ख्याल आया कि फौरन अंदर उसके पीछे चला जाऊं, लेकिन फिर खुद पर काबू पाकर वहीं गेट के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो कुछ देर के बाद आई तो उसने हाथ में पैसे पकड़े हुए थे। उसने मुझे पैसे पकड़ाए और बाकी पैसे भी वापस नहीं लिए और ऐसे ही दरवाज़ा बंद करके अंदर मुड़ने लगी तो मैं अचानक बोल पड़ा। मेरे इस तरह बोलने पर उसने मुड़कर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मैं जरा शर्मिंदा होते हुए उसे कहने लगा, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? वो बिना कुछ कहे सर हिलाती हुई दोबारा अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने खुद को कोसा, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें उसे यूं कहने की? न जाने वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी और तुम क्यों बार बार उसे देख रहे हो। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था, लेकिन सच कहूं तो मेरा उस वक्त खुद पर भी बस नहीं चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्यों बार बार उसकी तरफ देखे जा रहा हूं। मैं अभी खुद को कोस ही रहा था कि वो अंदर से बाहर चली आई और जैसे मेरी आंखों पर छा गई। उसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और बहुत गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। फिर मैंने कपकपाते हाथों से एक ही सांस में सारा पानी खत्म कर दिया और गिलास उसे पकड़ाते हुए मेरे हाथ की उंगली जब उसके हाथ की उंगली से टच हुई तो मेरे सारे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। मैं घबरा गया और फौरन उसे गिलास पकड़ाकर वहां से निकल आया, लेकिन वो अभी भी गेट में ही खड़ी थी और मेरी तरफ देख रही थी। मेरा नाम बंटी है और मैं एक 22 साल का जवान लड़का हूँ। मैं एक पिज़्ज़ा राइडर का काम करता हूँ। आजकल एक रेस्टोरेंट में मेरी नौकरी लगी हुई है जहां से मैं महीने का अच्छा कमा लेता हूँ। घर की गुजर बसर अच्छे से हो रही है। बाबा के स्वर्गवास के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। वो तो ऊपर वाले का एहसान है कि बाबा की सरकारी जॉब थी तो कुछ पेंशन का भी आसरा था। इसी वजह से गुजारा हो रहा था। मैं नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खाता रहा, लेकिन जब कोई सही नौकरी नहीं मिली तो फिर मजबूरन मुझे पिज़्ज़ा राइडर की नौकरी ही करनी पड़ी। पहले पहले तो मैंने इसे मजबूरी में ही शुरू किया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल लगता गया और अब मैं ये हंसी खुशी काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर काम करते हुए अभी मुझे 3 महीने ही हुए थे, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसने मुझे अंदर से इतना बेचैन कर दिया हो। मैं जब से वहां से पिज़्ज़ा डिलीवर करके आया था, एक पल के लिए भी उस लड़की का चेहरा मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो रहा था और अब तो न जाने क्यों मैं उसे सोचते ही चले जा रहा था। मैं बाइक भी बड़ी आहिस्ता से चलाते हुए वापस रेस्टोरेंट पहुंचा तो मैनेजर ने मुझे डांटा कि आखिर इतनी देर क्यों लगा दी? 30 मिनट के काम के लिए तुम 50 मिनट लगा कर आए हो। आज तो मुझे उसकी डांट भी बुरी नहीं लग रही थी।
तो मैंने उसे बारिश का कहकर टाल दिया और खुद एक जगह पर आकर बैठ गया। मैं दोबारा से उस लड़की के बारे में सोचने लगा जिसे सोचते हुए मुझे अच्छा लग रहा था। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे जो उसके गोरे रंग और सफेद बदन पर खूब जच रहे थे। मैं उसे सोचते हुए मुस्कुरा रहा था कि अचानक ही मेरे करीब मेरा एक कुलीग आकर बैठ गया। उसने मेरे कांधे पर एक हाथ मारा और मेरे बराबर में बैठते हुए कहने लगा, क्या बात है बंटी, आज तू इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? उसकी बात सुनकर मैं जरा संभल सा गया और उसे कहने लगा, कुछ नहीं यार, बस वैसे ही कुछ याद आ रहा था। मैंने उसे टालते हुए कहा तो वो बड़ी गहरी नजरों से मुझे देखने लगा। कहने लगा, लगता है मेरे यार को कोई लड़की अच्छी लग गई है। उसे ही सोच सोच कर मुस्कुरा रहा है। जबकि मैंने घबरा कर इधर उधर देखा और उसे दबे दबे अंदाज में कहने लगा, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही तुम ऐसी कोई बात करना। मैनेजर का पता है ना वो फिर कितना गुस्सा करता है। उसे इस तरह की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जानबूझकर फिर गुस्सा करता रहता है। मैंने उसे समझाते हुए कहा तो वो सर हिलाता हुआ खामोश हो गया था। मैं उसके इतने सही अंदाज पर दिल ही दिल में हैरान था। उस लड़की के बारे में सारा दिन मेरा दिमाग सोचता रहा। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो झट से उसी का ख्याल नजरों के सामने आ गया। मेरे अंदाज के मुताबिक वो 30 से 32 साल की औरत होगी और शादीशुदा लगती थी, क्योंकि उसने गले में एक सोने का लॉकेट और हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी जो कि सोने की थी और उसके ऊपर खूब जच रही थी। उसके शादीशुदा होने का ख्याल मुझे बेचैन कर गया था। मैंने खुद को संभाला और फिर उसे सोचते सोचते न जाने मैं कब सो गया। मुझे कुछ पता न चला। अगले दिन भी मैं ड्यूटी पर मौजूद था और रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। अचानक मैनेजर ने मुझे बुलाया और कल वाले पते पर पिज्जा देने के लिए कहा। मैं एकदम हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसका ऑर्डर आ जाएगा और मैनेजर मुझे ही जाने के लिए कहेगा। मैंने फौरन ऑर्डर पकड़ा और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। दिल में बड़े अच्छे ख्यालात आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि आज फिर से उसका चेहरा देखूंगा। आज क्योंकि गर्मी थी, कल वाले मौसम का तो नामो निशान भी नहीं था, इसलिए मैं जब उस घर तक पहुंचा तो पसीने में भीग चुका था। मैंने बेल पर उंगली रखी और काफी देर बाद हटाई। इतने में ही वो अंदर से आ चुकी थी। उसने झट से दरवाजा खोल दिया। आज तो मैंने उससे कुछ पूछा भी नहीं और जब उसने मेरी हालत देखी तो खुद वो मुझसे कहने लगी, अरे तुम्हें तो बहुत गर्मी लग रही है, पसीने में भीगे हुए हो, ऐसा करो अंदर आ जाओ और पानी पी लो। उसकी ऑफर पर मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह अंदर आने की ऑफर करेगी। तो मैं बाइक को लॉक लगाता हुआ अंदर चला गया और वहां पर उसके पीछे चलता चलता सीधा टीवी लाउंज में आ गया। उसने मुझे एक तरफ बैठने का इशारा किया और किचन में जाकर ठंडा पानी ले आई। मैंने एक ही सांस में सारा का सारा गिलास खाली कर दिया। आज भी मैं जब जब उसे देख रहा था तब तब मेरे ऊपर घबराहट सी छा रही थी। न जाने क्या बात थी, आज वो भी बड़ी अजीब निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी, या शायद ये मेरा वहम था। मैंने कई बार उसे अपनी तरफ देखते हुए पाया। मैं क्योंकि ये खूबसूरत लड़का था, पहनता ओढ़ता तो मुझ पर खूब जचता था, इसलिए अक्सर लड़कियां मुझे देखकर देखती ही रह जाती थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की भी मेरी तरफ दिलचस्पी से देखेगी, क्योंकि मैं खुद इसमें दिलचस्पी ले रहा था। न जाने क्यों मुझे ये अच्छी बात महसूस नहीं हो रही थी। इस घर में बैठे हुए अभी मुझे 5 मिनट ही गुजरे थे। उसने अभी तक मुझे पिज्जे के पैसे नहीं दिए थे और मैं इसी इंतजार में बैठा हुआ था। ये घर अच्छा सजा हुआ था और मुझे आसपास देखने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई भी नहीं है। और उसने कुछ देर के बाद पैसे लाकर मेरे हाथ पर रखे और कहने लगी, दरअसल दिन के वक्त घर पर कोई नहीं होता, सब शाम के वक्त ही आते हैं, इसलिए तुम्हें खामोशी से घबराहट हो रही होगी। उसने जैसे मेरी सोच पढ़ ली थी और खुद ही सफाई देकर कहने लगी। मैं शर्मिंदा सा हो गया और उसे कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अक्सर घर पर दिन में औरतें ही होती हैं। मैंने जैसे बात संभालते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। आज भी पैसे ज्यादा ही थे। वो कुछ देर मेरी तरफ गहरी नजरों से देखती रही, फिर कहने लगी, तुमने कुछ खाया? मैंने नहीं में सर हिला दिया और कहा, नहीं अभी तो कुछ नहीं खाया, अभी जाकर रेस्टोरेंट से कुछ खा लूंगा। मैं ये कहते हुए कदम बार की तरफ बढ़ाने लगा था कि उसने मुझे आवाज देकर रोक लिया और कहने लगी कि ऐसा करो, आज तुम मेरे साथ ही ये पिज्जा खा लो, मैं भी बर्तन लेकर आती हूँ, हम दोनों मिलकर पिज्जा खाते हैं। उसने जब मुझे ये ऑफर दी तो मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह की कोई ऑफर देगी।
अब मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। मैं तो पहले ही अपने दिल की हालत की वजह से परेशान था, और अब जबकि वो मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर रही थी तो ये बात मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। तो मैंने उसे मना करने की कोशिश की और कहा, नहीं नहीं, आप आराम से अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करें, मैं रेस्टोरेंट से जाकर कुछ खा लूँगा। मैंने उसे मना करते हुए कहा, लेकिन वो जिद पर अड़ गई और कहने लगी, अरे कुछ नहीं होता, ये पिज़्ज़ा वैसे भी मेरे लिए ज़्यादा है, शाम तक फिर पड़ा रहता है और ख़राब हो जाता है, इसलिए आ जाओ, आज दोनों मिलकर खाते हैं। उसने इतनी मोहब्बत और लगावट से कहा कि अब मुझसे मना ना हो सकी और मैं बैठ गया। उसके साथ पिज़्ज़ा खाते हुए इधर उधर की गपशप करने लगा। उसी से मुझे पता चला कि वो इस घर में सारा दिन अकेली रहती है और अपनी तन्हाई की वजह से घबरा जाती है। तभी वो इसी तरह ऑनलाइन ऑर्डर करती रहती है ताकि कोई ना कोई उसके घर आता जाता रहे। इस तरह उसे जिंदगी का एहसास होता है। उसका कहना था कि क्योंकि सारा दिन मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, इसी वजह से घबराहट का शिकार हो जाती हूँ। जब ऑर्डर देने के बहाने कोई ना कोई आ जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। कल जब तुम आए थे तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा कोई बहुत अपना आया हो, इसीलिए आज मैंने मैनेजर को खास तौर पर यही कहा था कि कल वाले लड़के को ही पिज़्ज़ा देकर भेजना, और उसने मेरी बात मान ली। उस औरत की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैनेजर ने तो मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी। मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि 3-4 वर्करों के बैठे हुए भी मैनेजर ने मुझे ये आवाज़ देकर बुलाया था और ऑर्डर देकर आने के लिए कहा था। इसकी बातों से मुझे इसकी दिलचस्पी का एहसास हो रहा था और मैं जैसे दिल ही दिल में खुश हो रहा था। आज मुझे वापसी में क्योंकि रोज से ज्यादा देर हो गई थी तो मैनेजर मेरी तरफ बहुत गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। मुझे अब एहसास हुआ था कि मैं काफी देर से वापस आया हूँ। वहां पर बैठे हुए वक्त गुजारने का एहसास ही नहीं हुआ था, तो मैंने बाइक पंचर होने का बहाना बनाकर उसे टाल दिया और रेस्टोरेंट में अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसकी बातें सोचकर मुझे अजीब सी गुदगुदी सी महसूस हो रही थी और उसके ख्यालों ने मेरे अंदर एक तूफान उठा रखा था। मैं उसके बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे मैं उसे चाहने लगा हूँ। उसके दिल में भी मेरे लिए वैसे ही कोई इच्छा चल रही थी। न जाने ये बात मेरा वहम थी या हकीकत थी, लेकिन जो भी था मुझे ऐसा लगता था जैसे वो औरत भी मुझ में दिलचस्पी ले रही है, वरना वो मैनेजर को कहकर मुझे ही क्यों पिज्जा डिलीवर करने के लिए कहती। यही बात मेरा हौसला बढ़ा रही थी। एक बात तो तय थी कि वो औरत उम्र में मुझसे बड़ी थी और शादीशुदा थी। मुझे इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता था और मेरी माँ तो आजकल मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि अब उन्हें भी इस बात का अरमान था कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। हालांकि मैं अभी अपनी जिंदगी में सेट होना चाहता था, लेकिन माँ का ख्याल था कि इस तरह उम्र गुजरती जाएगी, साथ साथ काम करते रहो और फिर एक ना एक दिन तुम सेट हो ही जाओगे। माँ को मैं मना नहीं कर सका और हामी भर ली, लेकिन अभी तक कहीं पर भी मेरा रिश्ता फाइनल नहीं हुआ था। जब अचानक मुझे ये औरत अच्छी लगने लगी। अब हर दूसरे दिन ऐसा ही होता। वो पिज्जा ऑर्डर करके मंगवा लेती और खास तौर पर मैनेजर को मुझे ही भेजने के लिए कहती। अब तो मैनेजर को भी जैसे शक होने लगा था। मैं जब पिज्जा डिलीवर करने जाता तो वो बड़ी अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखता रहता, और जब मुझे आते हुए देर हो जाती तो तब भी उसकी नजरें मुझे तोल रही होती। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी उस औरत के साथ बातचीत बढ़ती गई और मैं जैसे अपनी हर बात उसके साथ शेयर करने लगा, वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करने लगी। एक दिन इसी तरह जब मैं उसे पिज्जा डिलीवर करने के लिए गया तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने जब दरवाजा खोला तो उसके चेहरे से ही उसकी तबीयत खराबी के बारे में पता चल रहा था। मैंने उससे देखते ही उससे पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है, चेहरे से आप काफी निढाल और बीमार लग रही हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, हाँ दरअसल कल रात से बुखार है और इस बुखार ने जान ले रखी है। उसने कहते हुए दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आने के लिए इशारा दिया। मैं भी अंदर चला आया और उसे कहने लगा, आपने दवा ली? तो उसने सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ घर पर गोली पड़ी थी वो खा ली। उसकी लापरवाही के जवाब देने पर मुझे अंदाजा हो गया कि शायद उसने दवा नहीं खाई, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे कहा कि आपने अपने पति से क्यों नहीं कहा कि वो आपको अपने साथ लेकर जाए? आप दवा लेकर आती, किसी डॉक्टर को चेक करवाती। मैंने गुस्से से उसे कहा तो न जाने उसे क्या हुआ, एकदम उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और दबदबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं कैसे उन्हें कहती, उन्हें अब किसी बात का कोई असर नहीं होता, वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। उसके इस तरह कहने पर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसी क्या बात हो गई?
मेरे पूछने पर वो कहने लगी, दरअसल मैंने आज तक तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आज तुम्हें सच बताती हूँ। ये कहकर उसके थके थके अंदाज में अपना सर सोफे पर गिरा लिया और कहना शुरू किया, दरअसल मैं एक विधवा औरत हूँ और इस घर में अकेली रहती हूँ। उसकी बातों ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, आप विधवा हैं और यहाँ पर अकेली रहती हैं, लेकिन आपने तो कहा था कि शाम को सब घर आते हैं। मैंने उसे उसकी बात याद दिलाई तो वो कहने लगी, हाँ मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ मजबूरी में कहा था। उसने जैसे बेबसी से इस बात का जवाब दिया तो मैं उसकी तरफ देखता रह गया और उससे पूछने लगा, आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको ऐसे झूठ बोलना पड़ा? मेरे पूछने पर जैसे उसके लहजे में सारे जमाने की थकान उतरी थी। वो कहने लगी, दरअसल मेरा नाम शर्मिला है और मेरा संबंध एक गरीब घराने से था। मेरे बाबा लोगों के घरों में चौकीदारी करते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन वगैरह मांजती थी। मैं क्योंकि बहुत खूबसूरत थी इसलिए मोहल्ले के हर लड़के की नजर मेरे ऊपर थी। इसी वजह से माँ ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया नहीं, बस घर में ही जमाने से छुपाए रखा। मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें और भी थी। वो कुछ खास खूबसूरत नहीं थी और ना ही उनके अंदर ऐसी अदा थी, इसलिए माँ ने कभी उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे ऊपर माँ खास नजर रखती थी। मुझे क्योंकि खुद भी अपनी खूबसूरती का एहसास था, इसलिए मैं अपनी खूबसूरती को चमकाने के लिए अलग अलग तरह की चीजें भी लगाती थी और फिर जब खुद को आईने में देखती तो देखती ही रह जाती। मैं दिन ब दिन निखरती जा रही थी, मैं और भी खूबसूरत होती जा रही थी। मैं जब 18 साल की हुई तो तब माँ एक कोठी में काम करती थी। वहां पर एक दिन बहुत बड़ी पार्टी थी। माँ ने मजबूरी की वजह से मुझे भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और माँ इतना काम कर नहीं सकती थी, इसलिए वो मुझे भी अपने साथ ही ले गई। हालांकि मुझे लोगों के घरों में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ माँ की तबीयत का ख्याल करके उनके साथ चली गई और वहां पर जाना जैसे मेरी किस्मत को बदल गया। इतना बड़ा घर और ऐसे आलीशान फर्नीचर और बर्तन देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर मैडम जी की सालगिरह की पार्टी रखी थी और पार्टी बहुत बड़ी थी। इसी वजह से सारे नौकर चाकर बिजी थे, इसलिए माँ भी जाते ही अपने काम में लग गई और मुझे भी अपने साथ लगा लिया। शाम को जब पार्टी शुरू हुई तो हम भी मेहमानों को चीजें सर्व करने लगे। वहां पर मुझे एक लड़के ने पसंद कर लिया। उसने जब मुझे देखा तो देखता ही रह गया। मेरी ट्रे में से गिलास उठाते हुए उसकी निगाहों में खास तरह की चमक थी। वो मेरे चेहरे से निगाहें हटा नहीं पा रहा था और मैं बहुत घबराई हुई सी फौरन वहां से हट गई थी। जबकि वो लड़का मेरे पीछे पीछे 2-3 बार आया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम घबराहट की वजह से उसे बता तो दिया था, लेकिन बाद में इस बात पर मैं बहुत पछताई। माँ ने जब उस लड़के को मेरे पीछे आते देखा तो मुझे किचन में जाने को बोल दिया। मैं क्योंकि खुद भी घबरा रही थी इसलिए किचन में चली आई, लेकिन उस लड़के की नजरें बार बार मुझे अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी। और फिर जल्दी उसने अपनी माँ को मेरे घर रिश्ता लेने के लिए भेजा, लेकिन मेरे घर वालों ने इस रिश्ते से मना कर दिया। माँ का कहना था कि हम अपने से इतने ऊंचे घराने में रिश्ता नहीं कर सकते, हमारी हैसियत कम है, इसलिए हम अपनी बेटियों की शादी अपने बराबर के लोगों में ही करेंगे। इनकार सुनकर उस लड़के की अना पर एक बहुत बड़ी चोट बड़ी थी, इसलिए उसने आओ देखा ना ताओ मुझे किडनैप कर लिया। मेरे घर वालों पर न जाने क्या बीती थी तो वो मुझे किडनैप करके अपने फार्म हाउस पर ले गया और फिर वहां पर उसने मेरा कई दिनों तक बुरा हाल किया था और मुझे ये फ्लैट रहने के लिए दे दिया। मैं इस फ्लैट में आकर रहने तो लगी, लेकिन अब जब कभी भी उसका दिल चाहता तो वो यहाँ पर चला आता और मुझे इस्तेमाल करके चला जाता। फिर एक दिन सुनने में आया कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है। वो नशे में कार चला रहा था, इसीलिए हादसे का शिकार हो गया। मैंने तो ऊपर वाले का धन्यवाद किया था, क्योंकि मेरी इससे जान छूट गई थी। मैं सबके सामने खुद को विधवा ही दिखाती, क्योंकि जमाने की नजरें अच्छी नहीं है। वो लोग ऐसी औरत को बहुत आसान टारगेट समझते हैं, इसलिए मैंने अपने आप को बचाने की खातिर अपने ऊपर एक विधवा का टैग लगवा लिया। उस औरत ने थके थके अंदाज में अपनी बात पूरी की। मेरा अपना दिल भी दुख से भर गया, लेकिन मैंने उससे कहा, लेकिन तुम फिर अपने घर वापस क्यों नहीं गई? मेरी बात सुनकर वो बड़े जख्मी अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, एक दिन गई थी, माँ ने तो वो मोहल्ला ही बदल लिया है, क्योंकि वहां पर उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। हालांकि मुझे किडनैप किया गया था, लेकिन सारे मोहल्ले वालों ने यही अफवाह फैला रखी थी कि मैं घर से भाग गई थी। मैं जब वहां पर गई तो पता चला माँ और मेरी बहनें कहीं और शिफ्ट हो गई हैं।
वहां से पूछते पूछते जब मैं माँ तक पहुंची तो वो मुझे देखकर जैसे डर से पीली पड़ गई और फिर बड़ी दबी दबी आवाज में मुझे कहने लगी, तू जहां से आई है वहीं चली जा। तेरी बहनों के रिश्ते तय हो रहे हैं और उन्हें यही पता है कि तू मर गई थी। हमने उन्हें तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। अगर उन्हें आज हकीकत पता चल गई तो वो लोग ये रिश्ता तोड़ देंगे। तेरी बहनें फिर सारी उम्र घर पर ही बैठी रहेगी। हमने एक बेटी तो खो दी है, बाकियों को नहीं खोना चाहते। माँ की बात ने जैसे मुझे जिंदा जलाकर रख दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी वो माँ जो हमेशा मुझे अपने परों में छुपाए रखती थी, वो आज मुझसे ये बात कह रही थी। तो मैं वहां से खामोशी से चली गई और उस दिन के बाद मैं यहां से कहीं भी नहीं गई। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था, लेकिन ये ख्याल अभी भी मेरे दिल में आ रहा था कि आखिर वो औरत किस तरह अपने खर्चे पूरे करती है। और मेरे पूछने पर वो कहने लगी, दरअसल उस लड़के ने मेरे नाम पर एक अकाउंट खुलवा दिया था और उसमें उसने कुछ पैसे डाले हुए थे। मैं वहीं से खर्चा चलाती हूँ और मैं अपने खर्चे वहीं से पूरे करती हूँ। शायद उसे सच में ही मुझसे मोहब्बत थी, लेकिन मेरे घर वालों के मना करने ने उसे जिद दिला दी और जिद में वो गलत कदम उठा बैठा था। मैं बहुत उदास सा होकर वहां से निकला था। सारे रास्ते उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अंदर से इतनी दुखी होगी। मैंने जब पहली बार उसको देखा था तो उसके चेहरे की ताजगी और उसकी आंखों की मस्ती ने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर उसकी आत्मा तक जख्मी होगी। कुछ दिन तक मैं इसी सोच विचार में लगा रहा था। माँ जो आजकल मेरा रिश्ता देखती फिर रही थी, एक दिन मैं उन्हें बहाने से शर्मिला से मिलाने के लिए ले गया। शर्मिला माँ को भी अच्छी लगी थी। मैंने उन्हें शर्मिला के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उन्हें उसके विधवा होने के बारे में पता था, लेकिन माँ को इसका अकेलापन हजम नहीं हो रहा था और इसी बात को माँ ने ऐतराज बनाया। जबकि मैंने उन्हें कहा कि उसके माँ बाप का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए वो यहाँ पर अकेली रहती है। अब अगर उसका कोई बहन भाई नहीं है और रिश्तेदार उसे रखने को तैयार नहीं, तो फिर वो अकेली बेचारी क्या करे। माँ मेरी बात सुनकर उलझन में शामिल हो गई। मुझे पता था कि माँ के लिए ये बात थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि शर्मिला मुझसे कम से कम भी 5 साल बड़ी थी और माँ को बड़ी उम्र की औरत का साथ गवारा नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद माँ ने मेरी इच्छा और मर्जी देखते हुए हाँ कर दी और मैं उस दिन बहुत खुश था। और शर्मिला तो जैसे बेयकीनी से मेरी तरफ देखती रह गई। मैंने माँ से कहकर जल्दी शादी कर ली और विदाई करके शर्मिला को अपने घर ले आया। वो दिन और आज का दिन मैं और शर्मिला बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में अपने घर में रह रहे हैं। शर्मिला को भूल कर भी अब पिछली जिंदगी की कोई भी याद नहीं सताती। अब उसे अपने अकेलेपन से घबराकर बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं अब पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं रहा, बल्कि मैंने अपना एक छोटा सा बर्गर शॉप खोल ली है, जिसमें शर्मिला ने मेरी बहुत मदद की और अब वो बर्गर शॉप बहुत अच्छे से चल रही है। मैं समझता हूं कि मेरी इस कामयाबी के पीछे शर्मिला का हाथ था और जिस तरह ऊपर वाले ने जिन हालात में हमें मिलाया, मैं उसे भगवान की तरफ से अपने लिए एक इशारा ही समझता हूं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।